ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइनल बिफिदा के विषय में। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अपना एक्सरे भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट भेजते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को कमर दर्द हो रहा था, मैंने एक्सरे कराया, उसमें स्पाइनल बिफिदा निकल के आया, तो इसकी वजह से पेन तो नहीं हो रहा है, इसमें किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे बहुत तरह के हमारे पास क्वेरीज आती है। तो आज बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में डिटेल कि स्पाइनल बिफिदा क्या होता है, स्पाइनल बिफिदा में किस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और स्पाइनल बिफिदा का कारण क्या है होने का, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। और यदि स्पाइनल बिफिदा होता है तो उसमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए इसके विषय में भी, और एक्सरे में कैसे देखते हैं कि स्पाइनल बिफिदा कहाँ पे है, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि स्पाइनल बिफिदा होता क्या है। स्पाइनल बिफिदा की यदि बात करें दोस्तों तो जो एम्ब्रोलॉजिकल यदि मैं बात करूं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा बेबी बन रहा होता है तो उसमें अप्रॉक्सीमेट देखा गया है कि 23 to 27 डेज ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो 4th वीक में हमारा न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है। न्यूरल ट्यूब का मतलब ये हो गया कि जो ब्रेन से स्पाइनल कार्ड जो आ रही है ये हमारा न्यूरल ट्यूब स्पाइनल कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ जो डेवलप हो रहा होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें दोस्तों तो जो हमारे स्पाइनल कार्ड बनता है उसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब में CSF होता है, स्पाइनल नर्व होता है, और ये जो होता है ये हमारा वर्टिब्रा के बीच से जा रहा होता है। तो यदि बर्थ के समय जो वर्टिब्रा का पीछे वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर आर्क, यदि वो आपस में फ्यूज नहीं होता है, यानी कि ये बर्थ से डेवलपमेंट से रिलेटेड, यानी कि ये बच्चे के बनते वक्त डेवलपमेंट से रिलेटेड एक डेफिसिट है, एक ये प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, जिस समय की वर्टिब्रा पीछे के तरफ नहीं बनी, जिसकी वजह से ये एक वर्टिब्रा हो सकती है या 2 वर्टिब्रा हो सकती है या कई जगह हो सकता है, स्पाइन में कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है लंबोसेक्रल एरिया में। तो दोस्तों ये जो हमारी स्पाइन में ये न्यूरल ट्यूब बाहर की तरफ निकल जाती है या फिर वो आर्क डेवलप नहीं होता है, इसको हम स्पाइनल बिफिदा बोलते हैं। अब जैसे मैंने कई चीज़ बोली आपको, तो इसको स्टडी करने के लिए इसका एक क्लासिफिकेशन है, कई सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिस क्लासिफिकेशन का वो इजीली हमें ये बता देगा कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्पाइनल बिफिदा 2 तरीके से डिवाइड हो गई। एक स्पाइनल बिफिदा ओकल्टा हो गई और दूसरा स्पाइनल बिफिदा सिस्टिका हो गई। तो ओकल्टा की पहले बात करते हैं दोस्तों। ये सबसे कॉमनली देखने को मिलता है और यही एक्सरे में पता चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि न्यूरल ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारी जो वर्टिब्रा का पोस्टीरियर आर्क है ये आपस में फ्यूज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो एरिया जब एक्सरे, कभी किसी को पेन हुआ और एक्सरे कराने गया तो पता चला कि उसमें स्पाइनल बिफिदा है, वो पीछे के आर्क बना नहीं है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं दिख रहा है, और फिर हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। बाकी इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उनके पोस्टीरियर एरिया में, जैसे कि पीठ में स्पाइनल कार्ड के पास जब उंगली लगाए तो चूंकि स्पाइनस प्रोसेस नहीं होती है तो वहाँ पे पता चलता है कि गड्ढा है, या फिर कई लोगों में हेयरी पैचेस देखने को मिलते हैं, या फिर वो डार्क रेड कलर का उस एरिया में जैसे बर्थ मार्क होता है उस तरह का देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कोई सिम्टम नहीं आता दोस्तों, इसमें किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो केवल बर्थ के समय डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है। यदि सेकेंड तरह की बात करें दोस्तों तो जो स्पाइनल बिफिदा सिस्टिका होती है वो 2 तरीके से हम डिवाइड करते हैं। पहला मेनिंजोसेल हो गया और दूसरा माइलोमेनिंजियल हो गई। तो जो माइलोसेल होता है दोस्तों ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं होती है, वर्टिब्रल पोस्टीरियर आर्क नहीं बनता है, ये प्रॉब्लम हुई, और हमारा जो स्पाइनल कार्ड में CSF है और मेनिंजेस हैं, यानी कि जो उसकी कवरिंग एरिया है ये पुक आउट होके, यानी कि प्रोट्यूट होके बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलती है उसकी वजह से पीछे हमें एक बंचे सा दिखता है, जिसकी वजह से हमें इसकी ये मेनिंजोसेल पता चल जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब पूरा अंदर होता है, केवल CSF बाहर होता है, इसलिए इसमें भी न्यूरल बहुत ज़्यादा हमारा डैमेज नहीं होता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो दोस्तों ये सेकेंड टाइप है माइलोमेनिंजियल, ये
हमारा सबसे सीवियर टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब ही बाहर निकल जाती है। न्यूरल ट्यूब बाहर निकलने की वजह से हमारे स्पाइनल नर्व उलझ जाती है और उसमें डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। उसकी वजह से इसके जो सिम्टम होते हैं, इसमें कभी कभी यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम, बावेल का कंट्रोल कम हो जाना, यूरिन का कंट्रोल कम हो जाना, पैरों में आपको यदि बताऊं तो वीकनेस होना, कमजोरी आ जाना, पैर अंदर की तरफ क्लब फुट की तरह डेवलप हो जाना, हिप में प्रॉब्लम होनी, डिसलोकेशन देखने को मिलता है, मसल्स वीक हो जाती है, सेंसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि न्यूरोजेनिक पूरे सिम्टम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि न्यूरल ट्यूब में कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब में सब सिम्टम देखने को मिलता है, वो डैमेज के हिसाब से देखने को मिलता है। दोस्तों, माइलोमेनिंजेस सेल के कुछ केसेस में हाइड्रोसिफेलस भी देखने को मिलता है। चूंकि ये CSF की ब्लॉकेज रहती है तो उसकी वजह से ब्रेन में हाइड्रोसिफेलस भी देखने को मिलता है। यदि दोस्तों इसके कारण की बात करें कि क्या कारण है, तो एग्जैक्टली कारण आज तक पता नहीं चला है। फिर भी ज़्यादातर केसेस में ये 5 फैक्टर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि हमारा फॉलिक एसिड की कमी या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, बिकॉज फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। यदि सेकेंड की बात करूँ तो जेनेटिक फैक्टर, कि किसी के एक बच्चे में है तो दूसरे में होने के चांसेस है यदि प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो। थर्ड की बात करूँ दोस्तों, कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं और कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं। और जो फोर्थ की बात करूं दोस्तों तो ओबेसिटी हो गई, और हमारा डायबिटिक केसेस में इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं कि यदि मदर को ओबेसिटी ज़्यादा है या डायबिटिक है तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों जो प्रेगनेंसी के समय फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, और इवन दिन जैसे मैंने डिस्कस किया कि फर्स्ट 4 वीक में जितनी अर्लियर पता चल जाए उतना जल्दी फॉलिक एसिड का कंजम्पशन बढ़ा लेना है, और अपने डॉक्टर से मिलकर डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए यदि कोई मेडिसिन चल रही है तो इसके विषय में बात करके इससे हम लोग बच सकते हैं। इसका प्रिवेंशन दोस्तों यही है कि मोस्ट चीज़ों को हम ध्यान रखें। दोस्तों, यदि डायग्नोसिस टेस्ट की बात करें तो इसमें प्रेगनेंसी के समय हम 3 टेस्ट इजीली करा सकते हैं। एक तो AFP कर सकते हैं स्क्रीनिंग, जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट होता है, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, यदि अल्ट्रासोनिक 6 to 8 वीक में जो होती है प्रेगनेंसी की, उसमें पता चल जाता है। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके एनालिसिस से पता चल जाता है दोस्तों कि इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यदि बर्थ के बाद पता करना हो तो हम एक्सरे से पता कर सकते हैं, CT स्कैन से पता कर सकते हैं, या MRI से इजीली पता कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के समय ही प्रॉब्लम में आ गई है वो क्योर नहीं हो सकती। लेकिन यदि मैं बात करूं ट्रीटमेंट की तो स्पाइनल बिफिदा ओकल्टा में किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेनिंजोमायोसेल एंड मेनिंजोसेल में यदि मैं बात करूं दोस्तों तो जो बाहर के तरफ प्रोट्रूड हो जाता है उसको रिपेयर करके अंदर के तरफ 24 से 48 घंटे के अंदर एज सुन एज जितनी अर्लियर इसकी सर्जरी हो जाए उतना बेहतर है। तो हमारे न्यूरो सर्जन उसकी सर्जरी करके उसको प्रॉपर लेयर बाय लेयर मैनेज करते हैं, और उसके बाद दोस्तों कुछ थोड़ा पोस्चर का हम ध्यान रखते हैं। कुछ सर्टेन मेडिसिन होती है जो हमारे न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन इसको ट्रीट करते हैं। इसके बाद दोस्तों फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है कि उसको पोस्चरल केयर कैसे करना है, मसल का मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका डेली टू डेली रूटीन में जो मसल की स्ट्रेंथनिंग, जॉइंट मोबिलिटी, उसका अच्छे से कि उसमें आगे चल के कोई डिफॉर्मिटी डेवलप ना हो उसका केयर करना, ये सब फिजियोथेरेपी का काम है और इसमें बहुत ही बेहतर रोल होता है फिजियोथेरेपी का। लेकिन यदि मैं फर्स्ट बात करूं दोस्तों तो हमारे सर्जन मैनेज करते हैं, उसके बाद होती है। अब बात आती है दोस्तों कि एक्सरे में कैसे देखें कि ये स्पाइनल बिफिदा है कि नहीं है। तो दोस्तों जैसे आप एक्सरे देख रहे हैं दोस्तों, यदि हम स्पाइनल बिफिदा के लिए यदि हम लोग एक्सरे देखें तो जैसे आप एक्सरे में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया। लेकिन इस वर्टिब्रा का ये दोनों आर्क यहाँ से यहाँ तक है, ये स्पाइनस प्रोसेस नहीं बन पाया है। जैसे कि इसमें यदि हम लोग लेटरल व्यू में देखें तो ये वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस हो गया, इस वर्टिब्रा का ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, लेकिन इस वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। दैट शोज ये स्पाइनल बिफिदा ऑफ द L5 है, क्योंकि ये L5 का स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं दिख रहा है और ये ट्यूब भी आपस में जुड़ी हुई नहीं दिख रही है।
दोस्तों जैसे आपने देखा कि एक्सरे इजीली हम देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।